कोई भी वस्तु हमें कैसे दिखाई देती है? जब हम किसी भी वस्तु को दर्पण में देखते हैं तो कोई सीधा दिखाई देता है और कोई उल्टा दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? कब वस्तु सीधा दिखाई देता है और कब वस्तु उल्टा दिखाई देता है? किस प्रकार के दर्पण में ऐसा होता है? क्या प्रकाश हमेशा परावर्तक होकर हमारी आंखों पर पड़ता है? तो चलिए दोस्तों, इन सभी बातों का जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीतू और आप लोग को स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल SND स्टडी सेंटर पर। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं प्रकाश। हाँ जी हाँ दोस्तों, प्रकाश होता क्या है? तो प्रकाश जो है एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार का ऊर्जा है। जब जीवधारियों की आंखों पर प्रकाश बनता है, ठीक है, कि जब जीवधारियों की आंख प्रकाश के प्रति संवेदनशील होते हैं और उसकी उपस्थिति में ही वस्तुओं को देख पाती है। किसकी उपस्थिति में? प्रकाश की उपस्थिति में। अगर प्रकाश नहीं होता, ठीक है, अगर प्रकाश नहीं होगा तो वस्तु नहीं दिख पाएगी। ठीक है, जैसे अगर एक बंद कमरे में बिल्कुल अंधेरा है, उसमें एक भी प्रकाश नहीं, एक भी प्रकाश की किरण नहीं है, तो क्या हम वहाँ पे देख पाते हैं? नहीं देख पाते हैं। तो किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमें सबसे पहले प्रकाश का होना बेहद ही आवश्यक है। जब किसी वस्तु का प्रकाश की किरणें पड़ती है और उस वस्तु को हम किस प्रकार से देखते हैं, तो वस्तु पर प्रकाश पड़ती है। ठीक है, माने कि प्रकाश की किरणें जो है वो वस्तु पर पड़ती है तो भी उस वस्तु से टकराकर आंख पर परिवर्तित होती है। जब कोई भी वस्तु है ना, कोई भी वस्तु पर प्रकाश की किरण पड़ती है और उस वस्तु से टकराकर जब प्रकाश की किरण हमारे आँखों पर परावर्तित होती है ना, और आँख के पीछे उस वस्तु का क्या प्रतिबिंब बनती है, प्रतिबिंब बनाती है, जिससे व्यक्ति संबंधित वस्तुओं को देख पाती है और इसी के कारण क्या होता है, वस्तु हमें दिखाई देती है। ठीक है, और प्रकाश की प्रकृति और उसके गुण के अध्ययन से संबंधित जो विज्ञान है उसी को प्रकाशिकी बोलते हैं। ठीक है, प्रकाश की जो प्रकृति है और उसके गुण के है, उसके अध्ययन से जो संबंधित जो भी विज्ञान है उसको प्रकाशिकी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है कि प्रकाश किरणों के प्रकार। ठीक है, प्रकाश की किरणों के प्रकार कहने का मतलब कि जब प्रकाश के जो समूह होते हैं, बहुत सारे प्रकाश की जो समूह होते हैं, वो जब आपस में मिल जाते हैं तो वो प्रकाश किरण पुंज कहलाते हैं। ठीक है, प्रकाश किरण पुंज कहलाते हैं और उसी का जो है ना 3 रूप होते हैं। ठीक है, प्रकाश की किरण के 3 रूप होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। एक होते हैं समानांतर किरण, दूसरा होता है अभिसारी किरण, तीसरा होता है अपसारी किरण। ठीक है, ये तीनों दोस्तों जो है ना, कि तीनों जो है ना ये समांतर किरण किसे कहते हैं तो इसके बारे में देखेंगे। तो ऐसी किरणें जो सभी बिंदुओं पर परस्पर समान दूरी पर होती है। जितने भी बिंदु होते हैं प्रकाश के, जितने भी किरण होते हैं वो सभी एक दूसरे के समान दूरी पर होते हैं, उसी को समांतर किरण बोलते हैं। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं? समांतर किरण बोलते हैं। और इधर जैसे कि यहाँ पे आप पिक्चर में देख रहे हैं, एक ये है ना, दूसरा ये है और तीसरा ये है। ये तीनों जो किरणें हैं वो आपस में क्या है? समानांतर है, पैरेलल है, तो इसी को समानांतर किरण बोलते हैं। जैसे कि अगर सूर्य के प्रकाश है, सूर्य के प्रकाश अगर आ रही है पृथ्वी पे तो वो एक समान आएगी, उसी को समांतर किरण बोलेंगे। अब है अभिसारी किरणें। क्या है? अभिसारी किरणें। तो अभिसारी किरणें क्या होता है? तो ऐसी किरण जो किसी स्रोत से निकलकर एक बिंदु पर आकर मिलती है, मतलब कोई स्रोत से निकल जाती है और एक बिंदु पर आकर मिल जाती है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे अभिसारी किरणें। जैसे कि मान लीजिए कि अगर कह दिया जाए कि कोई भी वस्तु है, ठीक है, कोई भी वस्तु है और उसको एक जगह उसकी किरणों को क्या किया जा रहा है? इकट्ठा किया जा रहा है, तो वो हो जाएगा अभिसारी किरणें। ठीक है, तीसरा है अपसारी किरणें। तो अपसारी किरणें किसे कहते हैं? तो किसी स्रोत से निकलकर ऐसी किरणें जिनका विस्तार विभिन्न दिशाओं में होता है। विभिन्न दिशाओं मतलब एक स्रोत से निकल के इसके चारों तरफ, मतलब कि कई दिशाओं में होता है, तो ये अपसारी किरणें हो गए। जैसे कि टॉर्च है, ठीक है, तो टॉर्च से जो भी किरणें निकलती है वो विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपसारी किरणें। अब यहाँ पे कौन कौन से ऐसे चीज़ है, ऐसे स्रोत है जिससे प्रकाश होकर गुजरती है, नहीं भी गुजरती है, तो उन सब के बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे प्रकाश के स्रोत माने प्रकाशिकीय स्रोत, सोर्स ऑफ लाइट जिसको बोलते हैं, तो वो एक है प्रदीप्त वस्तुएं, दूसरे को बोलते हैं अप्रदीप्त वस्तुएं। ठीक है,
और उसके बाद है पारदर्शक वस्तुएं, अर्धपारदर्शक और अपारदर्शक वस्तुएं। ठीक है, ये 5 है टोटल प्रकाशिकीय स्रोत का। अब देखते हैं सभी के बारे में बारी बारी से जानते हैं कि ये प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है, अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है, पारदर्शक वस्तु क्या होती है, अर्धपारदर्शक वस्तु क्या होती है और अपारदर्शक वस्तु क्या होती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रदीप्त वस्तु क्या होती है। क्या प्रदीप्त वस्तु क्या होती है? तो ऐसी वस्तु जो स्वयं के प्रकाश को प्रकाशित करती है, मतलब स्वयं के प्रकाश से क्या होती है, प्रकाशित होती है, उसको प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे कि सूर्य है, ठीक है, सूर्य है, बल्ब है, मोमबत्ती है, तो ये सब जो है स्वयं इसके पास खुद का अपना का क्या है, प्रकाश है। जब ये खुद का अपना का प्रकाश से ये क्या होती है, प्रकाशित होती है, तो ये प्रदीप्त वस्तु कहलाती है। लेकिन अप्रदीप्त वस्तुओं में इसके जस्ट उल्टा हो जाती है। क्या होती है? अप्रदीप्त वस्तुओं में इसके उल्टा हो जाती है कि प्रकाश की उपस्थिति में कोई वस्तु दिखाई देती है, अगर कोई प्रकाश देगा तब वो वस्तु दिखाई देगी। जैसे कि चंद्रमा है, ठीक है, जैसे कि चंद्रमा है, तो चंद्रमा के पास खुद का प्रकाश नहीं है, ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं। तो ये हो गया अप्रदीप्त वस्तु। ठीक है, तीसरा है पारदर्शक वस्तु। तो पारदर्शक वस्तु क्या होती है? तो जिन वस्तुओं से होकर प्रकाश की किरण सीधे अथवा आर पार निकल जाए, मतलब कि वैसी वस्तु जिससे होकर प्रकाश क्या हो, आर पार हो जाए। ठीक है, तो उसको बोलते हैं पारदर्शक वस्तु। जैसे कि कांच यानी कि शीशा, शीशा अगर रखा हुआ है तो उससे वस्तु क्या हो जाती है, उससे उस वस्तु से प्रकाश आर पार हो जाती है। जैसे कि आपने कभी कभी देखा होगा, बस में चढ़ा होगा, है ना, तो कभी कभी धूप में आ गए होंगे तो उसमें दिखा होगा आपको कि जो शीशा के अंदर भी धूप आ जाता है, तो क्या है, वो पारदर्शक वस्तु हैं। लेकिन वहीं पे आप अपारदर्शक की बात करें तो ऐसी बात नहीं होती है। यहीं पे अर्धपारदर्शक की बात है, तो अर्धपारदर्शक में ऐसी बात नहीं होती है। ऐसी वस्तुएं, मतलब कहते किसको है अर्धपारदर्शक वस्तुएं? तो ऐसी वस्तु जिनके प्रकाश जो है कुछ भाग को अवशोषित हो जाता है, मतलब जिनके प्रकाश का कुछ भाग अवशोषित हो जाता है तथा कुछ भाग बाहर निकल जाता है, अर्धपारदर्शक वस्तु कहते हैं। जैसे तेल से भीगा हुआ कागज, मतलब कहने का मतलब अर्धपारदर्शक वस्तुएं में पूरा प्रकाश पार नहीं होता है, अपने में से जाने नहीं देते हैं। कुछ ही ऐसे प्रकाश है जो अपने में से जाने देते हैं और बाकी नहीं जाने देते हैं। जैसे कि तेल से भीगा हुआ अगर कागज है तो ये इससे प्रकाश की किरण कुछ ही जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया अर्धपारदर्शक किरण। ठीक है जी, या फिर घिसा हुआ शीशा, या फिर घिसा हुआ शीशा, तो ये सब जो है पूरा दिखाई नहीं देता है, आर पार पूरा दिखाई नहीं देता है, धुंधला दिखाई देता है, तो ये हो जाएगा अर्धपारदर्शक वस्तुएं। ठीक है, वहीं आप अपारदर्शक वस्तुएं की बात करें तो इससे अपारदर्शक वस्तु में बिल्कुल भी प्रकाश क्या होता है, प्रकाश की किरण बिल्कुल भी नहीं गुजरती है। ठीक है, अपारदर्शक वस्तुएं से प्रकाश की किरण बिल्कुल भी नहीं गुजरती है, उसको अपारदर्शक वस्तु कहते हैं। जैसे कि पत्थर हो गया, ईंट हो गया, बालू हो गया, है ना, ऐसे बहुत सारे दैनिक जीवन से उदाहरण है। घर है ना, घर में है तो घर का दीवार है ना, तो इन सब चीज जो है, इन सब चीज़ों से प्रकाश आर पार नहीं होते हैं। ठीक है, इस चीज़ों को नहीं देख सकते हैं। वही अगर हम बात करें, अब है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, आपने क्या क्या पढ़ लिया? अपारदर्शक, प्रदीप्त वस्तुएं, अप्रदीप्त वस्तुएं, पारदर्शक वस्तुएं, अपारदर्शक वस्तुएं और अर्धपारदर्शक वस्तुएं, ये सब चीज़ें पढ़ लिए। ठीक है, आपको एक बार मैं आपको फिर से रिकॉल करा दूँ। प्रदीप्त वस्तुएं वो होती हैं जो स्वयं का उसका प्रकाश होता है। अप्रदीप्त वस्तुएं, उसमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। ठीक है, पारदर्शक वस्तुएं जिससे आर पार देखा जा सकता है, आर पार प्रकाश की किरणें जा सकती है। अर्धपारदर्शक में धुंधला दिखता है। ठीक है, और अपारदर्शक में बिल्कुल भी प्रकाश की किरण उससे जाने नहीं देता है। ठीक है, अब है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है दोस्तों? तो प्रकाश का जो परावर्तन होता है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई किरण आ रही है, ठीक है, किसी प्रकार की किरण कोई वस्तु से टकरा कर, है ना, किसी भी प्रकार की किरण जब भी कोई वस्तु से टकराती है और जिस वस्तु से टकराती है उस सतह से फिर किरण जो है क्या होती है, वापस हो जाती है अपने
जिस दिशा से वो आई हैं उसी दिशा में क्या होती है, वापस लौट जाती है। उसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी कहने का मतलब कि प्रकाश मार्ग में पड़ने वाले अवरोध से टकराकर, मतलब मार्ग में जो भी पड़ता है ना, मार्ग में पड़ने वाले अवरोध से टकराकर पुनः वापस अपने मार्ग में लौट आता है। लौटने के इस क्रम में वह किसी विशेष कोण पर मुड़ जाता है, ठीक है। और प्रकाश के इस गुण को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। अब यहाँ पे बात ये उठता है कि प्रकाश के जो परावर्तन होते हैं, है ना, कि मतलब कि ये प्रकाश आती है और फिर किसी भी वस्तु से टकराकर एक विशेष प्रकार की कोण बनाकर वो वापस लौट जाती है, ठीक है, मुड़ जाती है। तो ये किस प्रकार की वस्तु में होता है? क्या पारदर्शक वस्तु में होता है? अगर पारदर्शक वस्तु में होगा तो वहाँ तो ये प्रकाश का परावर्तन होगा ही नहीं, क्योंकि प्रकाश क्या है, पूरा आर पार हो जाता है, ठीक है। प्रकाश क्या है, आर पार हो जाता है। अगर यहाँ से प्रकाश आ रही है तो ये पूरा आर पार हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ये काम नहीं करेगा। यहाँ पे ये क्या होना चाहिए, अपारदर्शक होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए शीशा पर क्या होता है, शीशा अगर समतल दर्पण है, ये क्या है, दर्पण है कोई ए बी, है ना, और ये समतल दर्पण पर होता है। प्रकाश का परावर्तन किस पर होता है, तो समतल दर्पण पर होता है। अगर इस प्रकार का दर्पण हो, ठीक है, अगर टेढ़ा मेढ़ा दर्पण हो तो इस प्रकार पर प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा, क्योंकि अगर प्रकाश का परावर्तन होगा तो जाना होगा यहाँ और ये चला जाएगा यहाँ, ठीक है। तो इसलिए ये नहीं होगा। क्या होगा, जब भी होगा प्रकाश का परावर्तन तो एक समतल दर्पण पर होगा, और जब भी समतल दर्पण पर होगा तो अपारदर्शक होना चाहिए। यानी कि जैसे कि कांच ही है, कांच को ले लीजिए कि कांच है तो कांच में लोगों का प्रतिबिंब बनता है। वो कैसे बनता है, क्योंकि कांच है तो उसमें तो प्रकाश आर पार हो जाता है। तो उसमें क्या किया जाता है ना, एक तरफ उसको कलई कर दिया जाता है, ठीक है। एक तरफ क्या कर दिया जाता है, उसको कलई कर दिया जाता है, यानी कि पेंट कर दिया जाता है, ठीक है। जैसे ही एक तरफ उसको पेंट कर दिया जाता है, प्रकाश आर पार नहीं होता है, प्रकाश आर पार नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ आपको देखने को मिल रहा है कि ये समतल दर्पण है, ठीक है, ये भी समतल दर्पण है। और यहाँ पे एक है आपतित किरण, एक क्या है, आपतित किरण, दूसरा है अभिलंब, और तीसरा है परावर्तन कोण, और फिर परावर्तन किरण और आपतन कोण, ठीक है। टोटल जो 5 यहाँ पे चीज़ें हैं जो आपको देखने को मिल रहा है एक प्रकाश का परावर्तन में, ठीक है। आपतित किरण होती है, फिर परावर्तित किरण होती है, ठीक है, फिर आपतन कोण, परावर्तन कोण और अभिलंब, और एक समतल दर्पण, ठीक है। तो इतना चीज़ होना चाहिए प्रकाश का परावर्तन में। तो कब आपतित किरण होता है ना, तो जब प्रकाश की किरणें आती हुई रहती है, आती हुई किरण को आपतित किरण कहते हैं, ठीक है। जब भी कोई प्रकाश की किरण आ रही है और इस समतल से टकराकर फिर अपनी दिशा में क्या होती है, लौट जाती है, तो उसको बोलेंगे परावर्तित किरण। और आती हुई किरण, जब भी कोई किरण आती है और सतह से टकराती है, वहाँ पे कुछ ना कुछ तो कोण बनेगा। तो जो कोण बनती हुई आती हुई किरण के वो होगा आपतन कोण, ठीक है। और जो परावर्तित किरण होती है और उससे जो कोण बनती है उसको बोलते हैं परावर्तन कोण, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखेंगे आपतित किरण क्या होता है, ठीक है। तो आपतित किरण क्या होता है, तो प्रकाश के स्रोत से परावर्तक पृष्ठ पर पड़ने वाले किरण, क्या है इसमें भी, प्रकाश के स्रोत से परावर्तक पृष्ठ पर पड़ने वाले किरण आपतित किरण कहलाती हैं। कहने का मतलब कि जो प्रकाश के स्रोत है, ठीक है, मान लीजिए सूर्य से क्या होता है, प्रकाश की किरण आ रही है, और परावर्तक सतह से क्या होता है, परावर्तक, ये परावर्तक पृष्ठ है, ठीक है। जब भी ये परावर्तक पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ पर पड़ने वाली जो ये आ रही है किरण और परावर्तक पृष्ठ पर पड़ गई, तो ये हो गया आपतन किरण। क्या हो गया, आपतन किरण। उसी प्रकार परावर्तित किरण की बात करें तो परावर्तित किरण ये दर्पण ही या परावर्तक सतह है, ठीक है। ये जो है इसको या तो दर्पण कहेंगे या परावर्तक सतह कहेंगे। इससे टकराकर जो लौट जाती है, इससे टकराकर क्या हो गई, लौट गई, इसको बोलेंगे परावर्तित किरण, ठीक है, इसको बोलेंगे परावर्तित किरण। तीसरा वो उसी प्रकार से है आपतन कोण। तो आपतन कोण जो है आपतित किरण और अभिलंब, बीच में अभिलंब दिया जाता है ना, बीच में क्या होता है, अभिलंब दिया जाता है। तो आपतन कोण, आपतित किरण और अभिलंब, ये दो चीज़ है। पहला है आपतित किरण, दूसरा है अभिलंब। इसके बीच में, इसके मध्य का कोण जो होता है वो आपतन कोण कहलाता है, ठीक है। इसके बीच में जो कोण होता है उसको आपतन कोण बोलते हैं। दूसरा है परावर्तन कोण। तो परावर्तन कोण क्या होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा अब अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है, ठीक है, परावर्तित किरण और अभिलंब के मध्य का जो कोण बनता है उसको बोलते हैं हम
क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण बोलते हैं। ठीक है, परावर्तन के नियम के बारे में आप देखेंगे कि परावर्तन का नियम, आखिरकार परावर्तन होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है तो किसी न किसी नियम के थ्रू ही होता होगा। तो चलिए देखते हैं क्या है वो नियम। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण, क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु अथवा परावर्तन पृष्ठ पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल पर होता है। यानी कि ये क्या है, परावर्तक पृष्ठ है, ये आपतन बिंदु है और ये परावर्तन बिंदु है और ये अभिलंब है। ठीक है, ये तीनों क्या है, एक बिंदु पर है। ठीक है, एक ही बिंदु पर है। इसलिए कोण आई जो होता है यानी कि आपतित कोण, और कोण आर जो होता है यानी कि परावर्तित कोण। आपतित कोण को आई से डिनोट करते हैं और परावर्तित कोण को आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो कोण आई बराबर कोण आर होता है। यानी कहने का मतलब अगर आपतित किरण 40 डिग्री है, अगर आपतित किरण कितना है, 40 डिग्री है, तो परावर्तित किरण भी क्या होना चाहिए, 40 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि कोण आई बराबर कोण आर होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रतिबिंब। अब क्या देखते हैं, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या होता है, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है, वो सीधा बनता है, उल्टा बनता है, कब सीधा बनता है, कब उल्टा बनता है ना, किस प्रकार से बनता है, कितने प्रकार के होते हैं प्रतिबिंब। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। प्रतिबिंब जो है किसी स्रोत से आ रही प्रकाश की वह एक किरण है। ठीक है, किसी स्रोत से आ रही प्रकाश की एक किरण है, परावर्तन और अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती है, मतलब परावर्तन और अपवर्तन है ना, ये दो चीज़ें हैं। यहाँ पे परावर्तन है और दूसरा अपवर्तन है। इसके बाद जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती है, क्या, प्रकाश, क्या काटती है, प्रकाश एक दूसरे को काटती है या फिर काटते हुए प्रतीत होती है, उस बिंदु को वस्तु का क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। पहला हो गया वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा हो गया आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा है आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। अब देखेंगे कि आभासी प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है। यहाँ देख रहे हैं प्रतिबिंब के प्रकार हैं, तो प्रतिबिंब के दो प्रकार हैं। प्रतिबिंब के दो प्रकार है, एक को बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा को बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। चलिए बारी बारी से दोनों के बारे में जानते हैं। अब वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, पर्दे पर प्राप्त किया जा सकने वाला प्रतिबिंब जो है वो वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। मतलब कि पर्दा पर जो भी प्रतिबिंब प्राप्त होगा उसको वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब जो है हमेशा वस्तु की अपेक्षा क्या होगा, उल्टा होगा। वास्तविक प्रतिबिंब जो है वो बनता है कैसा है, तो वास्तविक प्रतिबिंब जो होगा वो वस्तु की अपेक्षा, जो भी वस्तु रखा हुआ होगा उसकी अपेक्षा हमेशा क्या होगा, उल्टा होगा। जैसे मान लीजिए कि ए है, क्या है, ए है, तो या फिर बी है। ठीक है, बी मानिए बी है, तो ये मूल वस्तु हुआ, लेकिन इसकी अपेक्षा उल्टा बनेगा ये बी। ठीक है, तो ये हो गया क्या, ये वास्तविक प्रतिबिंब हो गया। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब में वस्तु की अपेक्षा वस्तु जो है वो सदैव क्या होता है, उल्टा बनता है। इतना यह ध्यान में रखें। अब है कि आभासी काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब क्या होता है और उसी को बोलते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है, तो किसी बिंदु से निकलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन या अपवर्तन के बाद जब किसी अन्य बिंदु से आते हुए प्रतीत होती हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर क्या होता है, प्राप्त नहीं किया जा सकता, पर्दे पर इसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं, और ये सदैव क्या होता है, सीधा होता है। सदैव क्या होता है, सीधा होता है। तो ये दोनों अंतर आपने समझ लिया, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब में ये है कि इसको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है इस प्रतिबिंब को, लेकिन आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। वास्तविक प्रतिबिंब को वस्तु की अपेक्षा सदैव क्या होता है, उल्टा बनता है। लेकिन वहीं पे अगर आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब की बात करें तो वो वस्तु की अपेक्षा वस्तु है जो वो सदैव क्या बनता है, सीधा बनता है। अब बात करते हैं दर्पण की। किसकी बात करते हैं, दर्पण की। दर्पण क्या होता है ना, मिरर, कि दर्पण कांच का वह भाग है। दर्पण क्या होता है, तो दर्पण कांच का वह भाग है
जिसकी एक सतह चिकनी है और दूसरी सतह परावर्तक या पॉलिश की हुई है। मतलब कि दर्पण है कोई, उसका एक सतह क्या है, जैसे मान लीजिए कि ए है ना, ए और बी कोई दर्पण है, तो इसकी एक सतह चिकनी है, ठीक है, और दूसरा सतह क्या है, रफेज है। मतलब कि इसमें दूसरा सतह क्या है, कलई किया हुआ है, रजत किया हुआ है, पॉलिश किया हुआ है, परावर्तक सतह, ठीक है। तो इस प्रकार से तो दर्पण जो है दो प्रकार के होते हैं। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं समतल दर्पण और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। क्या होता है, समतल दर्पण और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। अब है कि गोलीय दर्पण के भी दो प्रकार है। गोलीय दर्पण के भी क्या है, दो प्रकार है। एक है उत्तल दर्पण और दूसरा है अवतल दर्पण। तो ये कब, अब यहाँ पे आगे देखेंगे कि समतल दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे कि समतल दर्पण क्या होता है, तो समतल दर्पण जो है वो परावर्तक पृष्ठ और अथवा सतह समतल हो। मतलब कि जिसका परावर्तक सतह जो है, परावर्तक पृष्ठ जो है, जिससे प्रकाश आके टकरा के वापस हो जाती है, उसी को परावर्तक पृष्ठ बोलते हैं। तो ये क्या होना चाहिए, समतल होना चाहिए। समतल दर्पण में समतल होना चाहिए, इस प्रकार से उभरकावर नहीं होना चाहिए, इसी को समतल दर्पण कहेंगे, ठीक है। समतल दर्पण में जो है, दर्पण की दूसरी तरफ क्या किया जाता है, समतल दर्पण में एक तरफ तो चिकना रहता है, ठीक है, और दूसरी तरफ क्या किया जाता है, चांदी अथवा पारे का लेप लगाया जाता है। मतलब लेप किया जाता है, उसको रंगाई किया जाता है, किससे, चांदी से या पारा से, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि समतल दर्पण का जो प्रतिबिंब बनता है उसका क्या गुण है ना। समतल दर्पण का जो प्रतिबिंब बनता है वो किस प्रकार का और उसका गुण क्या है, किस गुण के कारण उसका प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जो है वो सदैव आभासी और सीधा बनता है। क्योंकि आभासी है तो आभासी में क्या होता है, सीधा बनता है, तो इसलिए यहाँ सीधा बनता है। समतल दर्पण में आभासी बनता है और सीधा बनता है। इसलिए हम जब अपने घरों में या फिर आप लोग जब अपने घरों में शीशा का उपयोग करते हैं तो वहाँ पे समतल दर्पण का उपयोग करते हैं। वहाँ पे जैसा आप देखते हैं अपने आप को, जहाँ वहाँ पे प्रतिबिंब देखते हैं तो वो सीधा ही दिखाई देता है, उल्टा नहीं दिखाई देता। क्योंकि हम लोग क्या है, आभासी यूज करते हैं, समतल दर्पण का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार जो है मूल आकार के बराबर होता है। इसमें आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, बड़ा छोटा नहीं दिखता है। ऐसा नहीं है कि मूल वस्तु क्या है, बड़ा है तो बना हुआ प्रतिबिंब छोटा दिखाई दे, या फिर मूल वस्तु छोटा है तो बना हुआ प्रतिबिंब बड़ा दिखाई दे, ऐसा नहीं है। वहाँ पे मूल वस्तु और बना हुआ प्रतिबिंब ये दोनों का आकार जो है बराबर दिखता है, ठीक है। समतल दर्पण के सामने रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु का दायां भाग, मतलब कि समतल दर्पण के सामने अगर कोई वस्तु रखी हुई है उसका प्रतिबिंब वस्तु का दायां भाग बाईं ओर और बायां भाग दाईं ओर दिखाई देता है। बस इसमें इतना ही अंतर है कि दायां से बायां और बायां से दायां होता है, ठीक है। अब है गोलीय दर्पण, है ना, स्फेरिकल मिरर। ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह एक खोखले गोले का भाग हो। मतलब कि ऐसा दर्पण, ऐसा गोलीय दर्पण जिसका जो परावर्तक सतह है ना, वो क्या होना चाहिए, एक खोखले गोले का भाग हो अथवा गोलाकार सतह से निर्मित किया गया हो। गोल कोई पदार्थ से, गोल कोई चीज़ से उसको निर्मित किया गया हो, ठीक है, उसी को गोलीय दर्पण बोलेंगे, ठीक है। गोलीय दर्पण जो है कांच के एक टुकड़ा का चांदी का लेप करके बनाया जाता है। गोलीय दर्पण कैसे बनाया जाता है, तो एक कांच का टुकड़ा होता है, उसको चांदी का लेप किया जाता है और तब बनता है, ठीक है। एक गोलीय दर्पण में देखिए ए बी जो है वो द्वारक है। ए बी क्या है, द्वारक है, ए बी द्वारक है। और पी जो है, यहाँ पे पी है, ये ध्रुव है, पी ध्रुव है। और सी जो है ये वक्रता केंद्र है, पी सी, पी और सी ये क्या हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या हो जाएगा। ये मुख्य अक्ष है जो पी ओ को पूरा मतलब मिलाता है। एफ जो है यहाँ पे एफ है ना, ये फोकस या फोकस बिंदु इसको बोलते हैं, पी एफ को बोलते हैं फोकस दूरी, ठीक है। तो ये गोलीय दर्पण का आपको अब इसमें सब बारी बारी से बताएंगे। वक्रता त्रिज्या क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, ध्रुव क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होता है, फोकस बिंदु या फोकस दूरी क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे वक्रता केंद्र की बात हो रही, किसकी, वक्रता केंद्र की, है ना, वक्रता केंद्र की। तो वक्रता केंद्र क्या होता है, तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस खोखले गोले के केंद्र को, मतलब कि ये गोलीय दर्पण है और ये
केंद्र है इसी को वक्रता केंद्र बोलते हैं। ठीक है, इस दर्पण के केंद्र को वक्रता केंद्र बोलेंगे। ध्रुव क्या होता है? ध्रुव को पी बोलते हैं। ठीक है, मतलब कि पोल पी से डिनोट करते हैं। तो दर्पण के परावर्तक पृष्ठ पर स्थित केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। परावर्तक पृष्ठ पर जो स्थित केंद्र होता है, मतलब कि मान लीजिए कि ये परावर्तक पृष्ठ है ना, और इस पर जो स्थित केंद्र होता है, ठीक है, इसी को बोलते हैं क्या? ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं, पी बोलते हैं यहाँ पे, पी। अब है वक्रता त्रिज्या। तो गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस बृहद गोले का भाग होता है वह उस गोले की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, यानी कि पोल से और यहाँ केंद्र के बीच की जो दूरी होती है उसी को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। ध्रुव और वक्रता केंद्र के मध्य की दूरी को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? वक्रता केंद्र को, है ना, वक्रता केंद्र को और ध्रुव के ये मध्य की दूरी को दर्शाता है, यही वक्रता त्रिज्या होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है कि मुख्य अक्ष क्या होता है। तो ध्रुव से वक्रता त्रिज्या को मिलाने वाली रेखा जो होती है वो मुख्य अक्ष होता है। मान लीजिए कि ये एक गोलीय दर्पण है और ये मुख्य अक्ष हो गया, क्योंकि ये यहाँ पोल होता है। ठीक है, अब पोल मुख्य अक्ष से क्या करती है? ये वक्रता त्रिज्या है ना, यहाँ बीच में क्या है? केंद्र है और ये वक्रता त्रिज्या है, और वक्रता त्रिज्या को क्या करती है? पूरा मिला देती है। इसी को मुख्य अक्ष बोलते हैं, मेन एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, अब है फोकस। फोकस क्या होता है? तो मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहाँ मुख्य अक्ष के समानांतर आती हुई किरणें गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर आपतित होती है, मतलब कि कोई भी बिंदु जब परावर्तक पर होके मुख्य अक्ष पर समानांतर आती हुई किरणें गोलीय दर्पण से परावर्तन के बाद, ठीक है, जिस बिंदु पर आती है उसी को बोलते हैं फोकस। उसी को क्या बोलते हैं? फोकस। अब है फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या है? तो गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के मध्य की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। मान लीजिए कि ये क्या है? यहाँ पे ध्रुव है, ये ध्रुव है और ये फोकस है, यहाँ पे बीच में फोकस होता है। ठीक है, तो इसका और इस दोनों का, ध्रुव का और फोकस के बीच की जो दूरी होती है इसी को बोलते हैं फोकस दूरी। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। आगे मैं इसके अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी गोलीय दर्पण के प्रकार, जिसमें अवतल दर्पण है, उत्तल दर्पण है। तो कब बनता है अवतल दर्पण, कब बनता है उत्तल दर्पण, ठीक है, इसके बारे में आपको मैं फिर से विस्तार से मैं बताऊंगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगे है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर नए हैं, हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और कमेंट भी करें ताकि हमारा जो उत्साह है वो बढ़ते रहे, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है। क्योंकि पहले पीपीटी बनाना होता है, नोट्स तैयार करना होता है, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, कि आपका एक लाइक, एक कमेंट हमारा हौसला को बढ़ाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, और इससे आगे सभी चीज़ों को इस चैनल पे आपको दिया जाएगा। तो धन्यवाद देखने के लिए।